रमेश सुबह जैसे ही उठा तो उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्योंकि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। रमेश की पत्नी सुलोचना आंखों में आंसू लिए खामोशी के साथ बच्चों को बहलाए जा रही थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। तभी रोते हुए बच्चों को यूं देखकर रमेश परेशान हो गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके रख दो। आज मुझे किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना है और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वहाँ से नौकरी मिल जाए, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर सुलोचना खामोशी से खाली खाली निगाहों से रमेश की ओर ताकती रही, क्योंकि इस महीने में रमेश कितनी बार ही इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया था। उसकी इतनी सारी डिग्रियां और इतने सारे डिप्लोमा थे जिनमें उसने हमेशा अच्छे नंबर हासिल किए थे। अपनी क्लास में सभी बच्चों में अव्वल हुआ करता था रमेश, लेकिन अब उन्हीं डिग्रियों को लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि हर जगह पर रिश्वत चल रही थी। हर कोई बस अपने उल्लू सीधे करने में लगा था। रमेश जैसे काबिल नौजवान की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह पैसे की अहमियत थी। लेकिन फिर भी रमेश अपनी किस्मत को आजमाने गया। आखिरकार उसने उस इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार किया और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर मजबूरन घर से बाहर निकल गया। लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसका हुलिया, उसके जूते और कपड़े कुछ भी ठीक नहीं हैं। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने एक कतार दिखाई दी। हर किसी के पास अच्छे कपड़े और अच्छे जूते थे, लेकिन रमेश के फटे पुराने कपड़े और 2 साल पहले लिए हुए जूते थे, जो कहीं कहीं से फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें इस्तेमाल में ले रहा था। उन सब लोगों को देखकर रमेश को महसूस हुआ जैसे यहाँ पर भी वैसा ही होगा जिस तरह आज तक होता आया है। यहाँ भी रिश्वत चलेगी, इतने अमीर कबीर लोग होंगे और वो अमीर लोग रिश्वत लेकर किसी न किसी को यहाँ पर रख लेंगे। ये सोचकर रमेश निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि तभी पीछे से उसका नाम पुकारा गया। वो उसके दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था। उसने बारी बारी से सब लोगों की तरफ देखकर उसका नाम पुकारा तो आखिरकार रमेश धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आया। वो उसके फटे पुराने कपड़े और जूते की तरफ देखकर एक सरसरी निगाह डालते हुए एक तरफ हो गया और सामने से दरवाज़ा खोल दिया। रमेश दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने राजीव शर्मा अपने रौबदार व्यक्तित्व के साथ कुर्सी पर बैठे थे। रमेश ने डरते हुए अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो उसने सिर्फ हाँ कहा और उसे कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अभी तक उसकी निगाहें कंप्यूटर पर जमी थी। रमेश खामोशी से जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसके कुछ सवाल पूछने का इंतज़ार करने लगा कि न जाने वो क्या पूछेगा, कब इंटरव्यू लेगा और कब वो यहाँ से जा सकेगा। रमेश के सामने से बॉस की कुर्सी इतनी दूर थी कि बॉस उसे सिर से लेकर पांव तक देख सकता था। उसने रमेश को एक नज़र देखा और फिर उसकी नज़र जाकर रमेश के जूते पर टिक गई। ये देखकर रमेश को एकदम से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके वो जूते जो एक साइड से फट चुके थे, उनको उसने धागे और सुई की मदद से एक बार फिर से मरम्मत कर रखी थी, लेकिन उसकी वो मरम्मत भी साफ दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर तक बॉस खामोशी से रमेश को यूं ही देखता रहा। फिर उसने उससे 1-2 सवाल किए तो रमेश ने हिचकिचाते हुए तमाम जवाब उसके सामने रखे और फिर
अपना बायोडाटा उसके सामने रख दिया। तभी बॉस उसकी फाइल खोलकर देखने लगा। रमेश को यकीन था कि यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग इंटरव्यू देने के लिए खड़े थे और यहाँ भी यकीनन रिश्वत ही चलती होगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि तभी बॉस ने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी। उसका सेक्रेटरी जो दरवाजे पर खड़ा इंटरव्यू पर आने वाले लोगों को कमरे में बुला रहा था, जल्दी से भागता हुआ आया और बोला, जी साहब। तो बॉस ने कहा कि इस लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो, ये लड़का कल से ज्वाइनिंग दे रहा है। बॉस के मुंह से ये सुनकर रमेश को हैरत हुई। वो फटी आंखों से सामने कुर्सी पर बैठे बॉस को देखने लगा। उसने बिना उससे कोई पूछताछ किए रमेश के सभी दस्तावेज अपने पास रख लिए और उसे ऐसे ही नौकरी दे दी। हाँ, ये बात ठीक थी कि यहाँ आने से पहले वो जहाँ भी गया था उसके तमाम दस्तावेज उसके पास ही थे। हर किसी ने उसकी कामयाबी देखी थी। उसके सभी अंक जो उसने ज़िंदगी भर में हमेशा पहले नंबर पर पाए थे, वो तमाम चीज़ें रिश्वत की धूल तले दब चुकी थी। अब हर कोई बस रिश्वत लेता और अमीर लोगों को नौकरियां मिल जाती। उस जैसे गरीब इंसान वैसे ही हालत की चक्की में पिसते रहते। आज भी रमेश को बस यही महसूस हो रहा था। लेकिन जो ही उसने बॉस के मुंह से ये सुना कि उसने उसका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा लिया है और कल से ही उसे नौकरी मिल रही है, तो वो हैरान रह गया। तभी बॉस ने उसके सभी दस्तावेज वापस कर दिए और बोला कि कल से तुम ऐसा करना, कल सुबह से ही नौकरी पर आ जाना। तुम इस नौकरी के लिए चुन लिए गए हो। ये सुनकर तो रमेश खुशी से फूली नहीं समा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पर वो क्या प्रतिक्रिया दे। उस वक्त तो वो न पूछ सका कि आखिर किस बुनियाद पर इन लोगों ने उसे इस नौकरी पर रखा है। कुछ देर बाद वो खामोशी से उठकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलोचना को ये खुशखबरी सुनाई तो वो भी एकदम से खुश हो गई। उसके बच्चे भी खुशी से झूम उठे और कहीं ना कहीं रमेश के दिल में भी एक एहसास ने जन्म लिया कि अब उसके घर से भी गरीबी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर उसके इन पुराने कपड़ों और फटे जूतों को देखकर बॉस ने उसे कैसे नौकरी पर रख लिया। यही सवाल उसे बार बार खाए जा रहा था। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो रमेश जल्दी से उठा और तैयार होकर सुबह सवेरे ही ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस में उसे मैनेजर ने तमाम काम सिखा दिए। वो वैसे ही कंप्यूटर में बहुत माहिर था। यही वजह थी कि काम समझने में उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और वो खुशी खुशी अपना काम करने लगा। अभी उसे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने बॉस को ऑफिस में आते देखा। उनके स्वागत के लिए जिस तरह सब खड़े हुए, उसी तरह रमेश भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसने आज भी वही पुराने जूते पहन रखे थे जो वो कल उनके सामने पहनकर गया था। तभी अचानक उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फौरन अपने पांव पीछे खींच लिए। उसे देखते ही बॉस ने कुछ सोचते हुए उसे अंदर बुलाया। रमेश हिचकिचाते हुए उनके पीछे पीछे चलता हुआ उनके ऑफिस तक जा पहुंचा। उनसे कैसे बात करता और क्या कहता उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बॉस ने उसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रमेश बैठा तो और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि बॉस ऐसे खुश मिजाज ढंग से मिले कि यूं लगा जैसे वो रमेश को सदियों से जानते हों। ये सब देखकर रमेश को हैरत हो रही थी
क्योंकि उसके और बॉस के दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं था और न ही कोई जान पहचान थी। फिर भी बॉस उसके साथ इस तरीके से खुश मिजाज क्यों लग रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बॉस की बातों का बस हाँ हूँ में जवाब देता रहा। तभी बॉस ने पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तो रमेश के दिमाग में बस एक ही बात थी कि आखिर उन्होंने उसे बिना इंटरव्यू लिए और बिना कोई रिश्वत लिए नौकरी पर कैसे रख लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद जब रमेश ने डरते डरते पूछा तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि सर, मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि मेरे कपड़े और मेरे जूते देखकर ही मेरी गरीबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं, यहाँ तक कि घर में खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में मैंने बहुत सी कंपनियाँ देखी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं रखा। हालांकि मेरी डिग्रियाँ, मेरी तालीम बहुत उच्च स्तर की हैं। मेरे बाप ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दिलवाई, लेकिन उस शिक्षा ने मेरा रत्ती भर भी साथ नहीं दिया। आज मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्रियाँ हैं। हर किसी ने मेरी डिग्री को रिजेक्ट किया और हर किसी ने रिश्वत के नाम पर अमीर लोगों को ही नौकरियों से नवाजा। लेकिन आप पहले इंसान हैं जिन्होंने बिना मुझे इंटरव्यू लिए, बिना कोई सवाल पूछे, बिना मेरे कपड़े और जूते को देखे मुझे नौकरी पर रख लिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही है? हालांकि आपके ऑफिस में उस वक्त इंटरव्यू देने के लिए बहुत लोग मौजूद थे जो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे और शायद काफ़ी अमीर भी थे। आप लोगों ने कैसे मुझे इस नौकरी पर रख लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए रमेश को साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए। उसकी इस बात पर बॉस मुस्कुराने लगे। ये देखकर तो रमेश को और भी हैरानी हुई कि वो उसकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। तभी बॉस ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ बातें करना शुरू किया और जो बातें उन्होंने उसे बताई वो सुनकर तो रमेश के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रमेश के पिताजी एक रिक्शा चालक थे जो अपने रिक्शे के जरिए अपने घर को पालते थे। उसकी माँ और पिताजी दोनों ही सरल थे। उनकी सादगी भरी जिंदगी ने रमेश को भी सादगी से जीना सिखा दिया। अपनी छोटी सी जिंदगी में ना तो उनकी ज़्यादा ख्वाहिशें थीं और ना ही ज़्यादा खर्चे। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी आराम से गुजर रही थी। लेकिन ज्यों ज्यों रमेश बड़ा हो रहा था तो उसकी पढ़ाई के खर्चे उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसके पिताजी के सर पर हमेशा बच्चों की देखभाल की परेशानी रहती थी, इसलिए उसकी माँ ने भी पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो अपने पति का हर हाल में साथ देना जानती थी, इसलिए उन्होंने घर में सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दिया और यूं घर का खर्चा चलने लगा। लेकिन रमेश अक्सर अपने पिताजी को रिक्शा चलाते देखता तो कहता कि पिताजी, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी तालीम है, तो फिर आप कहीं जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपको तो बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात पर पिताजी मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, जब सर पर आती है तब इंसान को पता चलता है, और तुम कहते हो ना कि मुझे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बेटा, कभी जाकर उन कंपनियों की धूल खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जब ये डिग्रियां हाथ में होती हैं तब इंसान को समझ आता है कि ये डिग्रियां किस काम की हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी से ज़्यादा बेहतर अपना कारोबार है। भले ही कभी मेरी मजदूरी ना लगे, कभी मेरा रिक्शा ना चले और मुझे कोई सवारी ना मिले, पर फिर भी मुझे इसमें कोई निराशा महसूस नहीं होती। लेकिन जब मैं कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता हूँ और सड़कों पर धक्के खाता फिरता हूँ, तब मुझे अपने आप को बहुत छोटा महसूस होता है।
तब ये डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं लगती। कंपनियों वालों की दुत्कार हमेशा एक अपशब्द की तरह लगती हैं। लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं है बेटा। जब तुम्हें इन बातों की समझ आएगी तब तुम्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी। जब तुम मेरी जगह पर आओगे तब तुम्हें मेरी बातों का एहसास होगा। लेकिन पिताजी की ये बातें रमेश को समझ नहीं आती। उसे न जाने क्यों पिताजी हमेशा गलत ही लगते थे। उसे लगता था कि पिताजी उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर लेते तो उनकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती। इतनी डिग्री लेकर वो मामूली सा रिक्शा क्यों चलाते हैं? उनके घर के हालात कितने खराब हो रहे हैं, लेकिन पिताजी को कोई चिंता नहीं है। रमेश हमेशा अपने पिताजी के लिए यही सोचता रहता। यूं ही एक रोज़ चलते चलते न जाने उसके पिताजी कहाँ से आई। इतनी जल्दी में थे कि घर में आते ही उसकी माँ से बोले कि आपके पास अभी जो भी जमा पूंजी है वो मुझे ला कर दो। ये सुनकर रमेश भी हैरान था। पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तभी उसकी माँ पूछने लगी, आखिर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? तो पिताजी ने बस इतना कहा, अरे कुछ ठीक नहीं है, बहुत इमरजेंसी में मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास कुछ पड़े हैं तो दे दो। ये सुनकर रमेश की माँ जल्दी से अपनी जमा पूंजी उठा लाई, जबकि रमेश की फीस भी अभी अदा करनी थी। उसने पिताजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिताजी नहीं रुके। जल्दी से पैसे लेकर चले गए और फिर 2-3 दिन तक घर भी नहीं आई। रमेश की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती रही और उन्हीं पैसों से घर का गुजारा चलता रहा। पिताजी का नंबर भी बंद आ रहा था। कुछ दिनों बाद जब पिताजी वापस आए तो उनके पास उनका रिक्शा भी मौजूद नहीं था। ये सब देखकर रमेश और उसकी माँ को बहुत हैरानी हुई। उसकी माँ पिताजी पर बरस पड़ी कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ पड़ी थी कि आपको रिक्शा ही बेचना पड़ गया। लेकिन पिताजी खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। रमेश को लग रहा था जैसे पिताजी उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भी उनसे नाराज़ रहने लगा। और आखिरकार बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा की। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक रोज़ पता चला कि उसके पिताजी कहीं से आते हुए एक दुर्घटना में जान की बाजी हार चुके हैं। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया। रमेश की माँ पति के जाने का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और 6 महीने बाद ही वो भी इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन हाँ, वो जाने से पहले रमेश की शादी अपनी दोस्त की बेटी सुलोचना से करा गई थी। सुलोचना हर सुख दुख में रमेश का साथ देती, तो उसे लगता जैसे वो माँ का ही एक साया है। खैर, यूं ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते रमेश के भी 2 बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वो परमानेंट एक अच्छी नौकरी चाहता था, लेकिन अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सब कुछ उसके हाथ से जा रहा था। बच्चे भूख से रोते थे तो उसकी पत्नी सुलोचना भी बेबस हो जाती। रमेश कंपनियों में इंटरव्यू दे देकर भी थक चुका था। हर जगह पर रिश्वत ही चल रही थी। अब उसे पिताजी की वो बात याद आती थी जो कहते थे कि ये डिग्रियां जब इंसान हासिल कर लेता है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए अपना खुद का कारोबार करना ही उचित रहता है। लेकिन पिताजी की ये बात याद करके भी उसे गुस्सा आ रहा था कि पिताजी जाते जाते रिक्शा भी नहीं छोड़कर गई, उसे भी बेच गई, वरना उसी से कुछ कमा लेता। उसे बस इसी बात का दुख रहा। लेकिन अब तक करीबन पिताजी को गए हुए 8 साल गुजर चुके थे और अब जाकर कहीं
अच्छी नौकरी की उम्मीद नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अमीर लोग थे। उसे यूँ लगता था जैसे सिफारिश के जरिए ये नौकरी भी उसके हाथ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के बॉस ने उसे बिना इंटरव्यू के ही नौकरी दे दी। आज अपनी कहानी बॉस को सुनाते हुए रमेश की आंखें भर आई तो बॉस उसे मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हारे ये फटे जूते देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मुझे यूँ लगा था जैसे तुम ये नौकरी डिजर्व करते हो। तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैंने तुम्हें नौकरी दी है। जब मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखे तो डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारी तालीम देखने के बजाय मैंने सिर्फ एक आदमी का नाम और उसकी फ़ोटोकॉपी देखी। वो आदमी मेरा मददगार था। तुम जानते हो, जब 8 साल पहले वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब इस आदमी ने, यानी कि तुम्हारे पिताजी ने, मुझे सहारा दिया। अपने रिक्शे पर मुझे बिठाया और अस्पताल ले आया। मेरा एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि मेरे साथ टकराने वाले लोग दुम दबाकर भाग निकले थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मौके पर आकर मुझे बचा लिया। मैं अस्पताल में काफ़ी अरसे तक कोमा में रहा और मेरे सारे खर्चे तुम्हारे पिताजी ने उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना रिक्शा भी बेच दिया। जब मैं होश में आया तो डॉक्टर ने मुझे यह सब बताया। उन्होंने मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलवाया तो मैंने उनसे मेरी इतनी मदद करने के लिए बदले में कुछ मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा एक बेटा है, उसे नौकरी दे दीजिएगा। तो मैंने उसे कहा था कि आप अपने बेटे को मेरे से मिलवा देना। तो वो ठीक है कहकर निकले थे, लेकिन शायद उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उसी हादसे में चल बसे। 1 साल बाद जब मैं सेहतमंद हुआ तो मैं उन्हें देखने के लिए हर जगह मारा मारा फिरने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। इन 5 सालों में मैं उसे ढूंढता रहा ताकि कहीं उसका बेटा मिल जाए, लेकिन तुम भी मुझे नहीं मिले। तो आखिरकार बहुत सोचने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि इंटरव्यू के लिए एक ऐड छपवा दूँ। क्या पता उनका बेटा इस नौकरी के लिए मेरे पास आ जाए। और तभी से मैं आज तक इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी तुम्हारे पिताजी की फ़ोटोकॉपी और उसका नाम दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब 2 दिन पहले तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए तो मुझे तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगी। मैं अपने मददगार को कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए मैंने उसके कहने पर तुम्हारे लिए नौकरी पक्की कर दी। जब तुम्हारी डिग्री देखी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे तुम मेरे इरादे के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारे लिए ये सारा काम तुम्हारे पिताजी करके गए हैं। ये सब सुनकर रमेश की आंखें भर आई, क्योंकि वो आज तक अपने पिताजी को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन उसके पिता तो उसके लिए बहुत अच्छा कर गए थे। और अगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं करते तो भी उनका यही काम काफ़ी था कि उन्होंने एक आदमी की जान बचाई। ये सब सोचकर रमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी बॉस उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने पिताजी की याद आ रही है, लेकिन नहीं सर। रमेश ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मुझे अपने पिताजी याद नहीं आई, बल्कि उनके साथ किया गया मेरा वो तमाम रवैया याद आ गया। जब उन्होंने रिक्शा बेच दिया था तब मैंने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया था। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी कहीं ना मिले और इस दुनिया से विदा हो गए। मैं हमेशा यही समझता रहा कि वो मेरे लिए कुछ करके ही नहीं गए। आज उनकी वजह से मैं गरीबी में जी रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और अगर वो मेरे लिए कुछ ना भी करके गए होते तो कोई बात नहीं, उन्होंने किसी इंसान की जान तो बचाई थी। उसकी बातें सुनकर
बॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रमेश, तुम्हारे रोने से तुम्हारे पिता को तकलीफ होगी और तुम कौन सी हकीकत जानते थे। अगर तुम हकीकत जानते तो कभी अपने बाप के लिए ऐसी सोच नहीं रखते। इसलिए तुम हौसला रखो और खुद भी अपने पिताजी जैसे बनो। आज के बाद तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी करूँगा। तुम्हारे घर में जो राशन डलवाना है उसकी लिस्ट मुझे दे दो। मैं अपने नौकर के हाथों तुम्हारे घर राशन भिजवा दूँगा। और हाँ, आज के बाद अपने पिता के बारे में ऐसा कभी मत सोचना। रमेश हाँ में सिर हिलाते हुए खामोशी से वहाँ से उठकर अपने केबिन में आ गया और रोते हुए भगवान से फरियाद करने लगा कि वो उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। उसने अपने पिताजी को हमेशा गलत समझा, लेकिन उसके पिताजी तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे, जिन्होंने एक इंसान की जान बचाई थी। वो किसी की मदद करके भी उस बात को राज रखना चाहते थे और उन्होंने वैसा ही किया। आज रमेश को पता चला कि माता पिता को हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रहता है, तभी तो अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपने बेटे को याद रखा और बॉस से उसकी नौकरी के लिए बात कर गई। अब रमेश को हर घड़ी एहसास होता कि पिताजी आज भी उसके साथ हैं। उन्हीं की बदौलत तो उसे ये नौकरी मिली है। अब उसे यकीन हो गया था कि एक पिता केवल जिंदा होते हुए ही अपने बच्चों का सहारा नहीं होते, बल्कि उनके कर्मों की छांव उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों को ठंडक देती है। इसलिए दोस्तों, माँ बाप वो भगवान हैं जो हमारे साथ हर पल रहते हैं। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो ज़िंदगी किसी न किसी तरह हमें याद दिला देती है कि असली भगवान वही हैं जिनके साए में हमने जीना सीखा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।